नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको समझाने जा रहे हैं इसी पोल्ट्री फार्म शेड आप कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो पर बारीक से बारीक ये जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि पोल्ट्री के लिए आप इसी शेड किस तरीके से बना सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ये हम आपको समझाएंगे। ये जो हम शेड देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी क्या है और साइज़ क्या है? इसकी कैपेसिटी है, मतलब ये साइज़ है 40 बाई 200। हाँ, और इसमें 10,000 बर्ड्स आ सकते हैं। 10,000 बर्ड का ये शेड है जी है, जो हम देख रहे हैं जी। और जो बता रहे हैं वो यूनिट उसकी फीट है, फीट में ही बता रहे हैं ना? जी, फीट में बता फीट में बता रहे हैं। और ये शेड आपको दिखाई दे रहा है पूरा राउंड पे और बहुत शानदार शेड है। और इसका बेनिफिट ओपन शेड से क्या ज़्यादा है, ये समझाइए जरा। देखिए, अभी जैसे मौसम के हालात के आधार पर ही इसको बनाया गया है, चूँकि इसके नाम के जैसे है ईसी फार्म। हाँ। इसी मतलब एनवायरमेंटल कंट्रोलर कि आप मौसम के अंदर के जो तापमान को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। और चिक्स के हिसाब से वो कम दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप दे सकते हैं और मॉडलिटी ना के बराबर रहता है। अच्छा, टेम्परेचर जो आपको चाहिए वो मिलता है। जी, इस जी। सेट की खूबी ये है, जी। यही खूबी है ना, जो ओपन सेट पे नहीं होता है। आपको मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है, टेम्परेचर का उतार चढ़ाव, फिर आर्द्रता का भी उतार चढ़ाव वहाँ पे होगा और यहाँ पे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और बीमारियाँ भी नहीं आती, चूँकि पूरा बंद रहता है, पैक हाउस है, तो बीमारियाँ भी आने की संभावना बहुत कम होती है। अच्छा, ठीक है। ये फार्म का नाम क्या है? जिस नाम का PL पोल्ट्री फार्म, बुचीपार, दामन बोर्ड। और ब्लॉक? ब्लॉक है सिमगा। अच्छा। जिला बलौदाबाजार। अच्छा, जी, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़। ये एड्रेस है इस फार्म का। और ये फार्म जो भाई साहब चलाते हैं उनका मैं जरा नाम पूछता हूँ, आपका नाम? दिनेश कुमार ध्रुव। दिनेश कुमार ध्रुव जी चलाते हैं ये फार्म और इसी सेट के बारे में विस्तार के साथ आपको जानकारी देंगे। उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले। तो चलिए भाई साहब से समझते हैं, अंदर तक चलते हैं। अच्छा, ये भाई साहब का गेट है और इस पे पोस्टर लगा हुआ है, जय सेवा PL पोल्ट्री और इसी हाउस ये लिखा हुआ है। और हम अंदर चलते हैं, ठीक है। ये हम अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो फार्म बना है ये टोटल जगह कितनी है? ये 8,000 स्क्वायर फीट में। 8,000 स्क्वायर फीट में ये फार्म बना है। और किसी भी पोल्ट्री फार्म के लिए सबसे पहली जरूरत होती है रोड की, है ना? रोड की। तो ये रोड की कनेक्टिविटी है जो आप देख रहे हैं। जी, ऑन द रोड में रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ताकि ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से हो सके, गाड़ियाँ का जो आना जाना है यहाँ से अच्छे से हो सके। दाना लाने के लिए, चिक्स को ले जाने के लिए ये रोड का रहना मतलब बहुत ज़रूरी है। रोड के ऊपर रहना ज़रूरी है। पोल्ट्री फार्म का सबसे पहला ज़रूरत है कि रोड पे होना है। अच्छा, दूसरी ज़रूरत एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, ज़रा इधर दूर से हम समझते हैं। आइए, इसका दिशा ज्ञान ज़रा मेरे को समझाइए कि कोई शेड निर्माण जब हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई किस दिशा पे हो? जी, दिशा ये बहुत ज़रूरी करता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अधिकतर ये देखा गया है कि जो हवाएं जो हैं पश्चिम की ओर से आती हैं। हाँ। तो ये जो शेड का निर्माण है हमेशा ये हमको पूरा पश्चिम में ही रखना ज़रूरी रहता है। अच्छा। क्योंकि सूर्य जो है दक्षिणायन उस समय जो है रहता है। हाँ। इस वजह से चूँकि फार्म में जो उसका जो धूप है हाँ। वो ज़्यादा ना पड़े। हाँ। इस वजह से इसको नहीं पूर्व पश्चिम में रखा जाता है। अच्छा, और जो ओपनिंग होगी वो किस साइड हम करेंगे? जी, ओपनिंग हमारे गेट इनका दरवाजा किधर रखेंगे? दरवाज़ा इसका वैसे तो पूर्व दिशा में रहना ही जरूरी है, लेकिन चूंकि हमारा रोड इस पार है। हाँ। तो हमको इधर रखना पड़ गया। और दूसरा एक कारण है, इस साइड हम चूंकि रोड है और धूल धक्कड़ ज़्यादा होता है तो जो हनी पैड होता है। हाँ। वो जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। इस वजह से हमने जो है हनी पैड को पीछे कर दिया है और एग्जॉस्ट फैन को सामने रखा गया है। अभी इस फार्म पे मैं समझना चाहूँगा, इधर आपका एग्जॉस्ट फैन है, तो ये कौन सा दिशा है इधर वाला? ये है पश्चिम दिशा। आपका एग्जॉस्ट फैन पश्चिम दिशा पे लगा है। हम एक फार्म इसी गांव से और कवर कर रहे थे, इसी वाला, उसका भी पश्चिम दिशा पे? जी, उसका भी पश्चिम दिशा में है। तो एग्जॉस्ट फैन को ज़्यादातर पश्चिम दिशा पे रखते हैं? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन और मॉड्यूल के आधार पे जैसे रखा जाए तो पूर्व में भी रख सकते हैं, दोनों दिशाओं में रख सकते हैं।
अच्छा। हाँ। और कूलिंग सिस्टम को आपने पीछे लगाया है, ये पीछे लगा है, पूर्व दिशा की ओर है। पूर्व दिशा की ओर कूलिंग जी, सिस्टम लगा है जी, आपका। जी। तो इसी तरीके से ज़्यादातर सेटअप होता है, लेकिन मेरा और जैसे मैंने भविष्य में और सोचा है कि अगर दूसरा फार्म जैसे बनाना है, क्योंकि इस पर और जैसे बना सकता हूँ मैं एक, तो उसका जो है कूलिंग सिस्टम सामने और पंखा को पीछे करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है गर्मियों में हाँ कि जो हवाएं चलती हैं, हाँ हवाएं जब आती हैं तो वो हनी पैड में या कूलिंग पैड में अच्छे से एग्जॉस्ट अंदर नहीं होती। इस चूँकि पश्चिम की ओर से हवाएं आती हैं, तो उधर फैन लग गए हैं, हाँ। तो वो वहाँ से हवा अंदर नहीं आती। इसी वजह से अब मैंने सोचा है कि रॉन्ग डायरेक्शन में इसको रखने कूलिंग को पश्चिम की तरफ जी, रखेंगे जी। और फैन को उस पार। पूरब की तरफ जी, रखेंगे, जी, जी। ऐसा आपने सोच जी, के जी, रखा है। जी। नेक्स्ट वाले में इससे जी। ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, जी। ऐसा होगा तो जी, ज्यादा जी, जी। सेटिस्फाइड। गर्मियों के दिन में ये है, क्योंकि हवा कुछ और ज़्यादा फैन की मतलब लग सकता है इसमें, उसमें क्या है कम पंखे लगेंगे उसकी ये में, क्योंकि हवा ऑलरेडी उसमें जाते रहेगा। अच्छा, सारे फैन वगैरह सब हम आपको दिखाएंगे। अभी जनरेटर से चालू करते हैं, आइए। तो ये जो जनरेटर है, जी ये एसी पोल्ट्री फार्म जो है उसके लिए ज़रूरी है। जी सर, ज़रूरी है, क्योंकि चूँकि आप देख रहे हैं ये पूरा पैक हाउस है। हाँ। अंदर में 24 घंटे बिजली की प्रतिपूर्ति हमको करना अनिवार्य है। हाँ। पंखे भी उसी से चलना है। अगर पंखे चलना बंद हो गया तो वहाँ अमोनिया गैस बन जाएंगी, जिससे चूज़ों की जो मॉर्टलिटी है वो रेट ज़्यादा आ जाएगा, मरना ज़्यादा चालू हो जाएंगे। हाँ। कूलिंग पैड को भी अपने को देना, लाइट को भी, उसकी वजह लिए हमको जो है एक जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, मतलब जनरेटर हमको चाहिए ही चाहिए। जी। तो ये जनरेटर आपने कितने में ख़रीदा और कितना इसकी कैपेसिटी है? ये जनरेटर मैंने 4,40,000 में ख़रीदा है। अच्छा। और 30 kV का एक जनरेटर है ये। अच्छा, जी। ठीक है। अभी कितना साल हुआ? अभी तो 6 महीना हुआ है लगभग। 6 महीना हुआ है। फार्म अभी 6 महीना ही हुआ है। 6 महीना हुआ जी, है उसी ना? समय से ही लिया ठीक गया। है। अभी हम अंदर एंट्री करते हैं और बाकी बातें भी साथ साथ करते चलते हैं। ये दाना रूम बनाया गया है छोटा सा। अच्छा, ये दाना रूम है जी। और साथ में ये दाना रूम है और ये कंट्रोल पैनल ये है। कंट्रोल पैनल है। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल से ही अंदर पूरा ऑपरेट हो रहा जी, है। पूरा ऑपरेट होता है। यही ऑटोमेटिक फैन को भी चालू करता है। जैसे सडनली लाइट गोल हो गया हाँ। तो ये ऑटोमेटिक जनरेटर को भी ऑन करता है। हमको अंदर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जनरेटर पूरा सब फैन और मोटर को चला लेगा। वो जैसे लाइट ऑफ हो गया तो। अच्छा, मान लो आप घर में हैं, लाइट ऑफ हो गया जी। तो खुद ही जनरेटर चालू करेगा, खुद ही चला जी, लेगा। खुद ही चला लेगा। लाइट ऑफ होने के बाद ये कंट्रोल खुद ही जनरेटर को ऑन कर देगा, वहाँ से फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। ऑटो में बस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बटन है इस पार, ये अभी मैनुअल में चल रहा है। इसको बंद करके हम इस पार करेंगे तो ये मैनुअल में है। अच्छा। और हम टाइमर अगर सेट कर दें हाँ। तो 1 मिनट में बंद, 1 मिनट चालू, गैस निकालने के लिए हम करके बिजली की भी बचत कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी। ठीक है। तो ओपन वाले और इसमें अंतर यह है कि ओपन वाले में जालियां रहती हैं, जी। है ना, हवा के आदान प्रदान के लिए, और इसमें फैन लगे हैं जी। जो हवा को अंदर बाहर कर रहे सकते हैं, हैं। जी। ठीक है। और इसमें टेम्परेचर को मुर्गी रखते हैं तब कितना रखते हैं तकरीबन? तकरीबन 30 रखते हैं सर, इसमें 30 से 32 हम इसका टेम्परेचर रखते हैं। और फैन, एक ही फ़ैन चालू करते हैं, वो भी मैं टाइमिंग में 1 मिनट बंद 1 मिनट चालू, और मोटर को बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें मुर्गियों को टेम्परेचर 32 मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी रहता है। गर्मी उस टाइम में देना रहता है, तो केवल गैस निकालने के लिए एक ही पंखे का इस्तेमाल हम करते हैं। और जब जैसे जैसी मुर्गियाँ बढ़ती हैं तो उनका टेम्परेचर भी कम होता है, उनको भी कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि दाना जब खाती हैं तो वो ऑलरेडी मुर्गियाँ जो हैं हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो उनको ठंडा रखने की ज़रूरत पड़ती है दिन ब दिन, डे बाई डेज। तो उस हिसाब से हमको टेम्परेचर जो है 2 दिन में सेट करके उसको रखना पड़ता है, गिराना पड़ता है टेम्परेचर को। अच्छा ठीक है। ये बिजली हम देख रहे हैं, ये कितने HP का कनेक्शन आपने लिया हुआ है? ये सर 30 का मैंने कैपेसिटी की मांग की थी। अच्छा। 40 किलोवाट एम्पियर ऐसा कुछ लिखा है क्या? 30 किलोवाट का। अच्छा जी, उसमें मैंने मतलब बिजली विभाग से हाँ डिमांड किया है, वो आपको मिला, वो लगा हुआ है। ठीक है। अभी हम अंदर चलते हैं, ये इनका गेट है। अभी अंदर हम आ गए हैं और आपको समझाएंगे। तब तक वो पंखा बंद हो सकता है क्या? पंखा बंद कर दे। ठीक है।
और पंखा भी हम आपको चला के दिखाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 पंखे लगे हैं जी, है ना। ये जो शेड हम देख रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या है? इसकी अंदर से अंदर सर 40 चौड़ा है और लंबा 200 है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये इसकी साइज है। हाइट की बात करें तो हाइट जो है कॉलम का यहाँ तक जो है 11 है। और ऊपर यहाँ तो फिर जाने के बाद वो है 13 लगभग अपना ये जाली का निर्माण किया गया है। मतलब इसको हम कैंची बोलते हैं। हाँ, कैंची का इसको निर्माण किया गया है क्योंकि इसका हाइट रखना नीचे रखना पड़ता है। अच्छा। नीचे रखेंगे तो एयर का कंजप्शन कम होगा तो और उतने अच्छे से ये कूलिंग करेगा। इसमें हाइट को कम रखना पड़ता है इसी वाले में, ये कह रहे हैं उससे कम होगा ओपन से, ये है ना। जी जी ठीक है। ये बताइए इसके ग्राउंड लेवल से काम को कैसे चालू किए हैं, नीचे जमीन से, ये समझना चाह रहा हूँ। जी, इसका काम मैंने 18 दिसंबर को शुरुआत शुरू किया। और शुरू में तो यही मान के चले थे कि हम ओपन नहीं बनाएंगे, एसी ही बनाएंगे एक अलग से। तो उस परिपृष्ठ में देखते देखते इसको, चूँकि ओपन में ये जो फर्श रहता है ये सीमेंट का नहीं रहता, इसमें मट्टियाँ डाली जाती हैं। लेकिन ये पैक हाउस है और इसमें बार बार जैसे भूसे का ये करने के लिए हमको ज़्यादा लीटर गीला नहीं करना है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल, तो इसको सीमेंटीकरण किया जाता है। और जो है ऊपर में आप जैसे देख रहे हैं तो इसमें का टीने का हम नहीं रख सकते, सीमेंट की ही चादर हम इसमें रख सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये हीटनेस को कम करेगा, गर्मी जो है इसमें कम करेगा। और टीने का लगाएंगे तो गर्मी ज़्यादा देगी, तो इसमें जो है इस्तेमाल जो हम चादर। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, इसमें बीच बीच में कॉलम लगा है कि बीम खड़ा है लोहे का? ये जो जैसे कैंटिलीवर जो जा रहा है वहाँ कॉलम है कि बीम है? नहीं सर, बीम है ये। तो बीम के ऊपर में ये इन कैंचियों को बैठाया गया। लोहे का बीम है कि सीमेंट का है? सीमेंट का बीम कॉलम आपने, हाँ, सीमेंट का कॉलम आपने खड़ा किया, उसके ऊपर एक कैंचियों को बिठाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है। एक चीज़ मुझे और समझा दीजिए, जैसे हम इसी बनाते हैं जी और ओपन बनाते हैं जी, दोनों में लगने वाले पैसों पे क्या अंतर है? पैसे तो ये है कि इसके आधे में आप ओपन बना सकते हैं, आधे रेट में ही पैसा वो हो जाएगा। और लेकिन उसमें आप एक साल में कम फसल ले पाएंगे। गर्मी में आप चिक्स डाल नहीं सकेंगे क्योंकि इतनी गर्मी इतनी तेज रहती है और टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस मौसम में। इसी में आपका ये फ़ायदा है कि गर्मी में भी आप टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन करके ये जो है उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं। और इसमें चिक्स भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं ओपन शेड के मुकाबले में। और जो है कास्टिंग थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन ये है कि एक समय आने के बाद वो प्रॉफिट भी नज़र आएगा और ये फ्यूचर है। अच्छा, पोल्ट्री लाइन में ये इसी फार्म जो है, इसी शेड ही फ्यूचर है आने वाले समय में। क्योंकि हर साल आप देख रहे हैं गर्मियाँ इतनी बढ़ रही हैं, गर्मी का मौसम तेज़ होते जा रहा है, तो उस हिसाब से ये इसी फार्म रखना ही उचित है। अच्छा, ये आपका फार्म अभी अभी रेडी हुआ है, तो अभी अभी के टाइम पे जी ये फार्म आपको कितना पड़ा बनाने में? अभी के रेट में अगर ज़मीन को भी हम लेके चलेंगे, ज़मीन के, चूँकि अब ज़मीन भी थी पहले से, तो ज़मीन के रेट को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तो लगभग 40 लाख का इसमें लग गया। विद डीजी और सब चीज़ उपकरण को हम लगाते हैं तो लगभग 40 लाख का इसमें कास्टिंग बैठ गया। कितना बड़ा फार्म है बोले, साइज क्या है बोले? ये 8000 स्क्वायर फीट का है। 8000 स्क्वायर फीट। इसमें कितना बर्ड पाल सकते हैं? 10,000 बर्ड की कैपेसिटी है, लेकिन हम 9 ही डालते हैं। 10,000 में आपने 40 लाख रुपए खर्चा किया है, 10,000 बर्ड पे जी 40 लाख रुपए खर्चा लगा दिया है जी। ठीक है। तो ये तमाम पैसे लोन के हैं कि आपके खुद के हैं? जी, कुछ पैसे खुद के हैं और कुछ पैसे जो है लोन से भी लिए हैं। ओडी लोन है, पर्सनल लोन, उसमें से लेके गए। शुरू में हमने कोशिश की थी कि और कहीं से कुछ सब्सिडीज कुछ मिल सके, लेकिन ऐसा अभी योजना नहीं आया है, ऐसा का एक बता दिया या बंद हो गया है। तो हमने अब इसको जल्दी से स्टार्ट करना था, तो खुद पैसा घर से लगाया और कुछ पैसा लोन से लिया। अच्छा, ये 40 लाख रुपया बोल रहे हैं, इसमें ज़मीन का कितना पैसा है? अब जैसे आप देख रहे हैं ज़मीन जो है ऑन द रोड है, और चूंकि गाड़ी की पार्किंग के लिए भी आपको जगह चाहिए। ये 8000 स्क्वायर फीट के अलावा में आपको लगभग आधा एकड़ का इसमें खपत हो गया है।
तो आधा एकड़ में कितने पैसे का हिसाब रख रहे हैं उसको? मैं 5 लाख लेके चल रहा हूँ, क्योंकि रोड तो ऊपर है। जमीन के छोड़ दे तो सेड ही 35 लाख का है। 35 लाख का है जी। यही कह रहे हैं ना जी, उसमें 5 लाख अब जनरेटर का ले लीजिए। अगर ये ओपन हम बनाते, हाँ, तो 30 लाख हो गया। अगर हम ये ओपन बनाते तब ये कितने में बन जाता? ओपन अगर इतने ही आप कैपेसिटी का बनाते तो लगभग इसमें 13 से 15 लाख के बीच में आपका कंप्लीट हो जाता। अच्छा जी, ओपन में। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से क्लोज रहता है। अभी मुझे एक चीज़ और समझना है, ये जो खिड़की मैं देख रहा हूँ, खिड़की जैसा बना है और उधर खुला है और इधर बंद है, ये इधर खिड़की खुला है, ये शेड अभी खाली है ना? जी, अभी इसमें से माल निकला है पहला बैच। हाँ, तो जस्ट कल ही लिफ्टिंग हुआ है। अच्छा। तो और ये साफ सफाई रख रहा है। हाँ। इसी फार्म का एक और फायदा है हाँ। कि आप जितने जल्दी साफ सफाई भी अपना जल्दी हो जाता है, हाँ, क्योंकि पैक रहता है हवा पानी से दूर। और ओपन में जैसे अभी मौसम खराब हो गया तो फिर पर्दा चढ़ाओ, फिर पर्दा निकालो। हाँ, वो पर्दा झंझट से दूर अपना आप सेफ रह सकते हैं। इसमें से कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तुरंत सफाई कर सकते तुरंत हैं। सफाई करके 1 हफ्ते में आप दूसरा बैच डाल सकते हैं। इसमें यही फायदा है कि आपकी निरंतरता बनी रहती है। अच्छा अच्छा, ये जो खिड़की हम देख रहे हैं, ये खिड़की जरा समझाइए किस लिए है? ये दरअसल ये खिड़की जो है, वैसे अगर किसी कारण से जनरेटर भी हमारा खराब हो गया, लाइट चली गई, तो ये इमरजेंसी विंडोज के रूप में खोला जा सकता है। और दूसरा चीज ये है कि जैसे माल को फेंकना है या सफाई करने के लिए भी आजू बाजू से हम, जैसे वहां पे एक ठो है तो उधर का माल उधर ही गिरा के गिरा उधर से निकाल सकते हैं। उधर का माल उधर ही गिरा दिए, निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ जब चिक्स रहते हैं तो आने जाने में बहुत समस्या जाती है, पूरा ये भरा रहता है। तो यहाँ साफ सफाई करना है, कभी कभी जो है लीटर गीला हो जाता है, भूसा जो है, तो उसको वहीं से उठा के अपन फेंक सकते हैं। तो इस तरीके से बना है, ठीक है। अभी आप हमें ये फैन चला के दिखाइए, फिर ये वाटर सिस्टम को समझते हैं। इसमें 6 फैन लगे हैं ना? अच्छा, हर महीने तकरीबन बिजली बिल कितना आता है आपके पास? लगभग सर इसमें बिजली बिल हम 25 से 30 हज़ार लेके चलते हैं। हाँ, 25 से 30 हज़ार के बीच में यहाँ बिजली बिल हो जाता है। अच्छा, ये फैन में मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है? ज़्यादा आता है, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं आया है, नया है तो। हाँ। और बीच बीच में आता है तो हम इसको हर बार साफ सफाई भी करते हैं। जैसे हैच निकलता है, एक बैच निकल जाता है, तो अपना साफ सफाई या बीच में नट वट को जैसे टाइट करना है, वो सब चीज़ को बारीकी से देखा जाता है। जी भाई बंद कर दे। अपने आप इसका जो है शटर डाउन हो जाता है, गिर जाता है। अच्छा, शटर अपने आप गिर जाएगा बंद होगा तो? जी, ये देखो ये गिर रहा है शटर, ये शटर गिरने लगा, ठीक है। और ये नॉर्मल है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पुल्ली लगी है और मोटर है। कितना किलोवाट का मोटर है? 1 HP का जो मोटर लगा, 1 HP का यहाँ मोटर लगा है और ये पुल्ली है। और ये पुल्ली इधर से दबा के रखिए, साथ में एक बड़ी पुल्ली है और उसके बाद फैन है, बेल्ट पे चढ़ा हुआ है और ये चल रहा है जी। 54 इंच का ये फैन का साइज है। हाँ, अच्छा जी। तो स्टैंड बाई रहता होगा कि 6 एक साथ चलता है? वो डिपेंड करता है कितना हमने टेम्परेचर रखना है। अगर हमको टेम्परेचर गिराना है तुरंत, तो हमको 6 के 6 फैन चालू करने पड़ेंगे। और जैसे चिक्स छोटे हैं तो एक ही पंखे में हमको निकाल के, चूंकि अमोनिया गैस अंदर ना बने, इस वजह से हमको एक फैन को निरंतर चालू रखना ही पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं हवा का और कहीं से आना नहीं है, तो एक पंखे को हमको अनिवार्यतः चलना ही चलना है, जैसे चिक्स डला है तो। अच्छा, ठीक है। और फिर बाकी पंखा जो बच जाता है उसको मेंटेनेंस में भी ले सकते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम रहा जी। तो? हाँ, वो ले सकते हैं धीरे धीरे। हाँ। लेकिन गर्मियों के टाइम में हमको 6 के 6 पंखा निरंतर चालू रखने पड़ेंगे, तभी वो वहाँ से हवा जो है खींच के यहाँ से बाहर निकालेगी। अच्छा, ये टेम्परेचर क्या है और कितना है, ये हमको पता कैसे चलेगा, ये जरा समझना हम चाह रहे हैं। जी, टेम्परेचर नापने के लिए मशीन जैसे लगाई जाती है। हाँ, वो अभी तो खैर साफ सफाई हो गया है तो हमने उसको वहाँ रख दिया है। हाँ। 2 प्रकार के थर्मामीटर आते हैं। हाँ। और ये एक सेंसर है। हाँ। इसमें भी नापा जाता है। ये सेंसर जो है वो सीधा कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड है। हाँ। हमको कितना टेम्परेचर चाहिए हमने वहाँ सेट कर दिया। और वो इसको यहाँ से रीड करके उस हिसाब से वो पंखे को भी ऑपरेट कर लेता है। और जैसे वाटर मोटर को भी वहाँ से वो ऑन कर देता है।
अच्छा, उधर कूलिंग सिस्टम है। जी उधर कूलिंग हम कूलिंग सिस्टम को भी समझने चलेंगे। कूलिंग सिस्टम को समझें उससे पहले हमको थोड़ा सा ये वाटर लाइन को जरा समझा दीजिए कि इसमें पानी कैसे आता है और ये कैसे काम करता है। जी एक वहाँ 1000 लीटर की टंकी लगी हुई है। हाँ वहाँ से बोर से हम पानी डालते हैं। हाँ। वहाँ से फिर ये 5 निप्पल लाइन है। अच्छा, वहाँ से फिर इन पानियों को ये ले जाया पाइप जाता में है, पानी आता है। डाला जाता है। ठीक और है। यहाँ से जो है ऑटोमेटिक मतलब इसको में जो है पानी चिक्स जो है पी लेता है चोंच मार के। खुद चोंच मारता है। चोंच मार के ऐसे ऐसे चोंच मारेगा तो ये आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकलता है। चूंकि अभी वाटर सप्लाई कम है इस वजह से कम पानी निकल रहा है। अच्छा तो इसमें यह है कि बार बार पानी आपको नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अभी तो मुझे ये चूजा के हाइट से या मुर्गियों के हाइट से ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि हमने अभी लीटर को निकालना है सर, इस वजह से इसको हमने हाइट को ऊपर रखा हुआ है। तो ये डाउन कैसे होता है? डाउन यहाँ से होता है, इसको डाउन करने का ये लगाया गया है। हाँ, ये जरा सी दिखा दे। ये एक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ये सिस्टम लगा है। इस पार से कर बेटा, इधर से। हाँ हाँ हाँ, ये सिस्टम लगा है। अच्छा, ये गियर है जो इसको डाउन करता है और ये इसकी कनेक्टिंग वायर है जो इसको ऊपर नीचे कर रही है और ये बंधा हुआ है। ठीक है, ये डाउन हो रहा है इधर नीचे पे। ठीक है ठीक है, इस तरीके से ये डाउन हो जाता है और चूजों के हाइट से या बर्ड के हाइट के मुताबिक सेट होता है। ये एडजस्ट करना पड़ता है हर 2-3 दिन में। हाँ, ये एडजस्ट हो जाता है, इसको रखना पड़ता है उसके हाइट के हिसाब से। अच्छा, तो वो हो जाता है। और इसमें फीडर लटकाते हैं जब आ जाता है। फीडर लगाया जाता है खाना खाने के लिए। ऑटोमेटिक फीडर भी आता है। अच्छा, इसी वजह से ये इसी से जो है फुल्ली ऑटोमेटिक ना होकर सेमी ऑटोमेटिक है। हाँ इसमें लगभग 4 लाइन का ऑटोमेटिक फीडर भी लगना है। क्योंकि अभी वित्तीय थोड़ा सा परेशानियों की वजह से उसमें 6 लाख एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आएगी। अच्छा, तो उसको मैंने और दूसरे समय के लिए लगाऊंगा उसको, ऐसा सोचा प्रोसेस हूं। में रखा है। हाँ, जैसे सक्सेस हो जाऊंगा तो और लगाएंगे। उसमें ऑटोमेटिक दाना मतलब चूजा जो है खाएगा। अच्छा, अभी हम चलते हैं कूलिंग सिस्टम चालू करके जरा समझते हैं। जी ये है हनी पैड, जैसा कि आप देख रहे हैं। आ जाइए वहीं। हाँ इसमें से पानी होके जाता है। हाँ बाहर टंकी लगी है। हाँ। लगभग 2000 लीटर कैपेसिटी की एक बाहर टंकी लगी है। वो वहाँ से पानी खींच के मोटर लगा हुआ है 1 HP का, वो यहाँ से पानी को ले जाता है। तो इसमें पूरा पानी जब फ्लो करता है, हाँ, जैसे आप देख रहे हैं चालू flow किया कर है। रहे हैं। जी हाँ, पानी आने लगा है जी, ऐसे पानी गिर के यहाँ से गिर के वो फिर वो नली के माध्यम से वापस रिटर्न चला उसी में जाता चले है। जाएगा। हाँ। और यहाँ पास का आप जैसे देखेंगे अभी आप महसूस करेंगे कि जैसे हवा इसमें आएगी बाहर से, हाँ हाँ तो ठंडकता महसूस होगी। हाँ, ठंडकता महसूस होगी तो वो पंखे जो अपना काम करेंगे वो इस ठंडकता को बाहर की तरफ पूरी फार्म में वो लोग इस हवा को फैलाएंगे। जिससे फार्म का जो है वातावरण ठंडा हो जाएगा। अच्छा जी ठीक है, जरा पंखा चालू करवा तो हम महसूस करना चाह रहे हैं। इतने बड़े फार्म को ऑपरेट करना एक आदमी का काम का नहीं है। इसके साथ में और जैसे हैं मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो भी इस काम को वही प्रॉपर रूप से ज़्यादा देखते हैं। तो वो अभी हैं क्या? जी हैं, बुला रहा हूं। बुलाइए। हाँ। ये उधर पंखा चलने लगा है और इधर से ठंडा हवा हमको महसूस हो रहा है। जी, जी। ठीक है, और ये पंखा पूरा खींच रहा है उधर, है ना? पूरा खींच रहा है। आपको जैसे लगेंगे अभी ठंडकता आ रही है। हाँ। ठंडी हमको लग रही है। कूलिंग और महसूस हाँ और जब ये इसमें माल रहता होगा तो सारे दरवाजे खिड़की बंद रहते हैं। जी, ठीक है, आइए भैया नमस्कार। हाँ, क्या नाम है भैया? मेरा नाम है रेखम सिंह ध्रुव। अच्छा, रेखम सिंह ध्रुव जी हैं। ठीक है, तो ये सारा देख रेख भाई साहब। देख भाई साहब जी। देखते हैं। 2.5 एकड़ का जो प्लाट है, इनके साथ में खेती किसानी भी करते हैं। धान भी लगाते हैं और साथ में जो है फार्म की देखभाल भी, वो सब चीज़ भी हम लोग मिल के करते हैं। मैनेजमेंट दोनों भाई मिलके करते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आपने एक बैच निकाला है। जी सर। तो एक बैच क्या कंपनी के थ्रू किया कि खुद ही किया? जी ये मैंने सौरी कंपनी से इंटीग्रेशन फार्मिंग की हुई है, तो कंपनी का ही माल डाला हुआ था। कंपनी मुझे चिक्स दिए और दाना दी और मेडिसिन का भी पैसा उन्होंने दिया। तो वो कितने टाइम पीरियड का था? वो लगभग 40 दिन का पूरा हैज था। 40 दिन का मुर्गा था। 40 दिन, उसमें 40 से 45 दिन का था वो।
पूरी जो टाइमिंग थी उसकी। तो उसमें 40-45 दिनों के दरमियान आपकी क्या कमाई हुई? पूरा ऑल ओवर जैसे उसमें देखे, जब आखिरी में बिल वो लोग बना के दिए मेरे अकाउंट में, उन्होंने पैसा डाला 2,12,000 रुपये। कितने मुर्गे का? वो लगभग 9,000 का था। 9,000। जी हाँ जी। 9,000 मुर्गे का 2,12,000 उन्होंने बिल बना के दिया मुझे। अच्छा। जी तो उसमें फिर आपका लेबर खर्च और जी उनमें उसमें से मेरा खर्चा मैंने देखा, जैसे लीटर का है, लीटर तो वैसे ये भी बिक गया। हाँ। ये खाद के रूप में किसान जो है और जो भट्ठे वाले लोग हैं वो ले जाते हैं। हाँ। क्योंकि उनमें ईंटा भट्ठा चलाने का भी काम आता है। तो भूसे का पैसा तो मुझे वापस मिल गया। हाँ। दवाइयाँ जो हैं, दवाई का पैसा जो मैं लगाया था वो कंपनी ने दे दी, प्रति चूजा 2 रुपये के हिसाब से। और इसमें जैसे मेरा बिजली, जैसे मैन पावर लगना है और बिजली का खर्चा है, तो उसमें लगभग वही 30,000 का 25-30,000 का बिजली बिल आया और 20,000 का 10,000 का लगभग मेरा डीजल लगा जनरेटर में। 20,000 का मैन पावर जैसे हम ले सकते हैं, तो मोटा मोटी देखे तो 60-70 हज़ार उसमें मेरा पैसा लगा था। जी। तो एक मोटा मोटी अपन हिसाब निकालें तो वैसे में फिर 1.5 से 1,70,000 के आसपास कुछ आपको मिले होंगे। 1.5 लाख उसमें से मुझे मिल गया। 1.5 लाख जो है, हाँ, बिना काटे वो मुझे पैसा, मतलब मेरा खर्चा अगर निकाल दे तो 1.5 लाख मेरा मुनाफा उसमें से 40 दिनों पे आया। 40-45 दिनों पे मेरा आ गया। क्योंकि लिफ्टिंग होने में 5 दिन लग जाते हैं, तो वो 45 दिन का पीरियड हम समझ सकते हैं। ये कंपनी वाले से आपने किया था? किया जी सर, ठीक किया है। था। तो वो उतना पैसा आपको 1.5 लाख के आसपास आपके प्रॉफिट के तौर पे 40 दिनों पे आया है। ठीक है। तो इस तरीके से अभी तो आपने प्राइवेट किया नहीं, तो उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे नहीं? प्राइवेट नहीं डाले हैं, है ना। और इतने बड़े फार्म को चलाने के, क्योंकि चिक्स का रेट जो है प्रतिदिन खुलता है, बढ़ता है, और इसी को देखते हुए और सुरक्षित महसूस करते हुए हमने केवल कंपनी से ही टाई अप कर, क्योंकि उसमें नुकसान नहीं होता। फ़ायदा हालांकि कम होता है, लेकिन आपको नुकसान होने की कोई गारंटी, मतलब वो नुकसान नहीं होता है उसमें। अच्छा। हाँ। और ऐसे खुद करेंगे तो बड़ा नुकसान भी हो जाता है। हाँ, कोरोना का टाइम आ गया, या और कोई अब देख लीजिए टाइम, जैसे चिक्स का रेट, कोई बीमारी आ गई, बर्ड फ्लू आ गया, तो इसमें कंपनी को नुकसान होता है, हमको फार्मर को नुकसान ये है कि उतने दिन में अब नहीं हुआ, कम मामूली तौर पे होता है। तो ये देख रहे थे आप, ये इसी फार्म हम दिखा रहे थे, और इधर ज़बरदस्त पानी गिर रहा है और ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। और इस फार्म की खूबी ये है, भाई साहब के कहे अनुसार, कि ये मौसम को एडजस्ट करता है, साथ में प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। और ये कहना है भाई साहब का। और उन्होंने रेट के विषय पर भी समझाया कि ये फार्म कितने पे बना है। अगर मैं पूछूं कि पर स्क्वायर फीट अगर इसकी हम रेट पे कैलकुलेशन निकालें तो कितना पड़ेगा? कास्टिंग, हाँ, पर स्क्वायर जैसे और बताया गया था 400 रुपये स्क्वायर फीट जो खर्च है, वो फुल्ली एसी में, मतलब फुल्ली एसी हमको बनाने में खर्चा लागत एक मोटा मोटी 400 रुपये स्क्वायर फीट का आएगा, ये आपका कहना है। तो ये वीडियो बहुत कुछ आपको सिखाया होगा इसी पोल्ट्री फार्म के बारे में, ऐसा हम समझते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।